नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपी जीके की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें शुरुआत करनी है नर्मदा नदी से। पिछले वीडियो में हमने माही नदी तक की चर्चा कर ली थी और इस वीडियो में हमारा प्रयास होगा कि नदी और जो परियोजनाएं हैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं नर्मदा नदी से और जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि दोस्तों जो नर्मदा नदी है उसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है और इसका उद्गम दोस्तों अनूपपुर जिले के अमरकंटक से होता है। अब आपको एक आंसर कमेंट सेक्शन में देना है कि मैकाल पर्वत श्रेणी में अमरकंटक आता है कि महादेव पर्वत श्रेणी में आता है। जिसमें भी आता है कमेंट में आपको उसका जवाब दे देना है। यदि हम बात करें मुहाने की तो दोस्तों नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है और कुल लंबाई की चर्चा तो हम कई बार कर चुके हैं। कितनी है? 1312 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में कितनी है? 1077 किलोमीटर है। इसकी चर्चा भी हमने पहले ही कर ली है। अब बात करते हैं नर्मदा की सहायक नदियों की। दोस्तों इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। पीएससी 2023 प्रीलिम्स एग्जाम में ताप्ती की सहायक नदी पूछी गई थी। इसी प्रकार से नर्मदा की भी पूछी जा सकती है। वीना की सहायक नदी भी पूछी गई थी इसके पहले वाले प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो इन सभी सहायक नदियों को भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक, तो चर्चा कर लेते हैं नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं। तो कुल सहायक नदियों की संख्या है 41, जिसमें 22 बाएं तरफ से और 19 दाएं तरफ से आकर नर्मदा नदी में मिलती हैं। कुल संख्या आपको याद रख लेना है, कितनी है? 41 है। अब चर्चा कर लेते हैं कि बाएं तरफ से कौन कौन सी मिलती है और दाएं तरफ से कौन कौन सी मिलती हैं। सबसे पहले देखते हैं बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां। तो दोस्तों यहां पर धुंधला दिख रहा है थावर, तो ध्यान रखें थावर, बंजर, शेर, शक्कर, तवा, सुक्ता, कुंडा एवं गुई आदि नदियां बाईं ओर से नर्मदा में मिलती हैं और हिरण, वारना, कोलार, मान व हथनी नदियां दाईं ओर से मिलती हैं। बाएं दाएं आप भले याद न रखें, लेकिन मोटे तौर पर इन सहायक नदियों के नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों गुजरात में मिलने वाली नर्मदा नदी की अन्य सहायक नदियों की, जिसमें शामिल है कारा, कारजन, खुर्दी, कोरटर आदि। इन्हें भी आप ध्यान रख लें। नाम आपको सुनने में अटपटे लग सकते हैं, लेकिन यदि यहां से प्रश्न आएगा तो आप सबसे पहले नर्मदा को ही एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि आपने ये नाम पहले कभी सुने नहीं हैं। तो सोचेंगे नर्मदा की तो सहायक नदियां ये हो ही नहीं सकती, लेकिन दोस्तों नर्मदा की ही सहायक नदियां हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस परिप्रेक्ष्य में आपका गलत सोचना गलत है। कारा, कारजन, खुर्दी और कोरटर नर्मदा की सहायक नदियां हैं जो गुजरात में मिलती हैं। ठीक है, और यहां पर ये नर्मदा की आप यात्रा देख सकते हैं, अमरकंटक से लेकर खंबात की खाड़ी तक की। बहुत सारे जलप्रपात हैं, बहुत सारी परियोजनाएं हैं नर्मदा एवं उसकी सहायक नदी पर। चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहले जलप्रपातों को देखते हैं। तो कपिलधारा, धुआंधार, जारवानी, सहस्त्रधारा, ये सभी जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके बाद यदि हम बात करें परियोजना की तो अवंतीबाई परियोजना। दोस्तों तवा परियोजना नर्मदा की सहायक तवा नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर परियोजना खंडवा में है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर है? इनकी कितनी क्षमता है? प्लेस, क्षमता कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। और फिर दोस्तों जिन सहायक नदियों की हमने चर्चा करी है, जैसे शक्कर, तवा, छोटी तवा, सुक्ता, हथनी, मान नदी, चोरल, नर्मदा, इनको भी आप इस मानचित्र में लोकेट कर सकते हैं। ठीक, प्रश्न तो इस प्रकार से भी बन सकता है कि नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं उनका पूरब से पश्चिम की ओर मिलने वाला क्रम क्या है। तो आपको हर प्रकार से समझना है, इसलिए यहां पर ये नर्मदा की सारी यात्रा सहायक नदियों के साथ बताई गई है, ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपको एग्जाम में ना हो।
अब देखते हैं नर्मदा नदी पर प्रमुख जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में। दोस्तों यहाँ पर प्लेस आपको देखने को मिल गया। जो थावर परियोजना है वह मंडला जिले में है। अवंती बाई कहाँ पर है? जबलपुर में है। इंदिरा सागर खंडवा में है। देजला देवड़ा खरगोन में है। महेश्वर भी खरगोन में है। अब महेश्वर और देजला देवड़ा आप एक साथ ध्यान रखें क्योंकि दोनों खरगोन में है। दोस्तों मान परियोजना धार में है। चंद्रशेखर अलीराजपुर में है। लोअर गोई बड़वानी में है और सरदार सरोवर नर्मदा जिला गुजरात में स्थित है। इन परियोजनाओं को भी आप ध्यान रख लेना। ठीक, फिर बात करते हैं नर्मदा नदी पर स्थित परियोजना। दोस्तों मैप में दिखा दी गई है, जो चीजें हमने ऊपर पढ़ी है आप यहां पर देख सकते हैं। यह थावर परियोजना कहां पर है? मंडला जिले में है। फिर अवंतीबाई कहां पर है? जबलपुर में है। तबा परियोजना कहां पर है? तो दोस्तों तबा परियोजना इटारसी में है। इटारसी नर्मदापुरम जिले में है। इंदिरा सागर परियोजना कहां पर है? खंडवा में है। महेश्वर परियोजना कहां पर है? खरगोन में है। देजला देवड़ा भी कहां पर है? खरगोन में है। इसी प्रकार से चंद्रशेखर अलीराजपुर में है। मान परियोजना धार में है। सरदार सरोवर नर्मदा जिला गुजरात में है। लोअर गोई परियोजना बड़वानी में है। इस प्रकार से आपको क्षेत्र भी याद रखने हैं। ठीक है, अब पहले हम बात कर लेते हैं कंफ्यूजिंग पॉइंट की, उसके बाद फिर हम देखते हैं नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपातों की। कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है? दोस्तों नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले सहित 16 जिलों से प्रवाहित होती है। और दोस्तों सिवनी जिले की एक धसौर तहसील है, उस तहसील के पीपर टोला गांव से बहती है नर्मदा नदी। इस बात में कंफ्यूजन होता था कि भाई जो नर्मदा नदी है वह सिवनी जिले से प्रवाहित होती है या नहीं होती। यदि होती है तो कुल 16 जिले से होती है। और यहां पर आपके कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया गया कि हाँ नर्मदा नदी सिवनी जिले से प्रवाहित होती है और सिवनी जिले में एक गांव है पीपर टोला, वहां की धनसौर तहसील में, वहां से प्रवाहित होती है। अब उम्मीद है इस फैक्ट को आप नहीं भूलेंगे। जलप्रपातों की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज बस याद रखनी है, जितने भी जलप्रपातों में लिखा हुआ है धारा, किसे छोड़कर? सहस्त्र धारा को छोड़कर, क्योंकि सहस्त्र धारा कहां पर है? महेश्वर खरगोन में है। तो सहस्त्र धारा को छोड़कर जितने भी धारा वाले जलप्रपात हैं सारे कहां पर हैं? सारे अमरकंटक में हैं। और अमरकंटक किस जिले में है? अनूपपुर जिले में है। तो आपको ऑटोमेटिकली जहां पर भी धारा दिख जाए सहस्त्र धारा को छोड़कर अमरकंटक अनूपपुर जिला मार देना है आंसर। जैसे कि कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुर्गा धारा, शंभू धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा, यह सभी हैं अमरकंटक जिला अनूपपुर में। और फिर दोस्तों धुआंधार, यह धारा नहीं है धार है, याद रखना है। धुआंधार कहाँ है? भेड़ाघाट जबलपुर में है। मानदाता और दारदी खंडवा में है। जो एक्सेप्शन था सहस्त्र धारा कहां पर है? महेश्वर खरगोन में है। और जारवानी कहां पर है? गुजरात में है। तो ये तो हो गए जलप्रपात जो नर्मदा नदी पर स्थित है, इनको आपको ध्यान रखना है। जारवानी ध्यान रखें गुजरात में है। ठीक, और यहां पर क्रम भी देख सकते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। जैसे जैसे आप जाएंगे तो कौन कौन से जलप्रपात आपको देखने मिलेंगे? कपिल धारा, दुग्ध धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा, धुआंधार, दर्दी, मानधाता, सहस्त्र धारा, जरवानी। सो ये तो हो गई जलप्रपातों की बात। प्रश्न कैसे कैसे बन सकता है? सीधा भी बन सकता है कि पार्टिकुलर जलप्रपात जैसे कि मानधाता जलप्रपात किस जिले में स्थित है? आप आंसर कर देंगे खंडवा में है। जारवानी कहाँ है? गुजरात में है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है या नहीं है। तो हर कंडीशन के लिए आपको तैयार रहना है। अब बात करते हैं नर्मदा नदी पर बसे प्रमुख घाटों की या नर्मदा नदी के किनारे स्थित प्रमुख घाटों की। तो सबसे पहले गौरी घाट, ध्यान रखेंगे कहां पर है? जबलपुर में है। ठीक है, और दोस्तों गौरी घाट पर 24 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश गौ कुंभ का आयोजन किया गया था। कहां हुआ था मध्य प्रदेश गौ कुंभ का आयोजन? तो गौरी घाट जबलपुर में हुआ था। सेठानी घाट कहां पर है? होशंगाबाद में है। बरमान घाट कहां पर है? गाडरवारा नरसिंहपुर में है। ध्यान रखना है, सेठानी घाट होशंगाबाद, बरमान घाट
गाडरवारा नरसिंहपुर। और दोस्तों जो बरमान घाट है, यहाँ पर मकर संक्रांति पर 13 दिनों के लिए बरमान का मेला लगता है, या बरमान के मेले का आयोजन 13 दिनों तक कहाँ किया जाता है? बरमान घाट में, जो कि कहाँ पर है? गाडरवारा नरसिंहपुर में है। ठीक है, गाडरवारा की दाल बहुत फेमस है, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। जो अरहर की दाल आती है ना, उसकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ। फिर दोस्तों महेश्वर घाट कहाँ है? खरगोन में है। और इसका निर्माण दोस्तों देवी अहिल्याबाई ने करवाया था। किस घाट का निर्माण? महेश्वर घाट का निर्माण किसने करवाया था? देवी अहिल्याबाई ने करवाया था। ठीक। और मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट भी है, कौन सा? महेश्वर घाट। तो इतने बिंदुओं को आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, और बीच बीच में आपको बताना भी है वीडियो देखते देखते कमेंट करके कि वीडियो आपको आपकी तैयारी में सहायक साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है। वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों, आपको हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए कोई बढ़िया सा कमेंट कर सकते हैं। कमेंट भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप थंब इंप्रेशन भेज सकते हैं कि हाँ सर मजा आ गया वीडियो देखने में, और इसी प्रकार से आप प्रयास करते रहें, हम आपका समर्थन करते रहेंगे। तो इस प्रकार की अप्रोच आपकी वीडियो देखते समय होनी चाहिए। और जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उनके आंसर आपको जरूर देना है। बहुत सारे विद्यार्थी आंसर देते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपने सजेशन देते हैं, तो जितने इंप्लीमेंट हो पाते हैं उनको किया जाता है। और जब देखेंगे कमेंट तब तो इंप्लीमेंट करने के बारे में सोचा जाएगा। ये बात भी तो मैटर करती है कि नहीं करती है? बिल्कुल करती है सर। तो बस कमेंट करें। फिर दोस्तों कौन कौन से ऐसे 16 जिले हैं सिवनी को मिलाकर जिनसे नर्मदा नदी प्रवाहित होती है? तो वही दोस्तों पूर्व से लेके पश्चिम की ओर हम बढ़ेंगे। अनूपपुर, फिर मिलेगा डिंडोरी, मंडला होते हुए जबलपुर, सिवनी भी थोड़ा सा टच होता है, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर से जाते हुए हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर, फिर यहां से गुजरात आ जाएगा। ठीक, उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। दोस्तों महाराष्ट्र भी आ सकता है, इसको देखना पड़ेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र फिर गुजरात में मिलती है नर्मदा नदी, ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। पहले एमपी में प्रवाहित होगी, फिर महाराष्ट्र में, और फिर गुजरात में। मैंने अलीराजपुर देख के अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, कुछ सेकंड पहले गुजरात बोला, तो उसे आप करेक्ट करें। महाराष्ट्र, एमपी से फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात। मैप में आप देखेंगे तो आपको सीधी समझ में आएगी। अलीराजपुर से निकलते हुए इस प्रकार से थोड़ा सा महाराष्ट्र, फिर यहाँ से गुजरात उसको मिल जाता है। तो नर्मदा नदी इस प्रकार से एमपी से बहते हुए महाराष्ट्र में जाती है, फिर गुजरात में आ जाती है। इसको एमपी मान लें, इसको महाराष्ट्र मान लें, और इसको गुजरात मानना ही है, फिर खंबात की खाड़ी में विसर्जन हो जाता है। ठीक है, विशेष तथ्यों की बात करने से पहले एक बार जो लिखे हुए हैं उनको मैं पढ़ देता हूं, तो रिवीजन आपका हो जाएगा। कौन कौन से 16 जिले हैं दोस्तों, फिर से देख लें। अनूपपुर डिंडोरी, मंडला सिवनी, जबलपुर नरसिंहपुर, रायसेन होशंगाबाद, सीहोर हरदा, देवास खंडवा, खरगोन बड़वानी, धारवा अलीराजपुर। अब जब आप मैप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये जिले याद हो जाएंगे, ध्यान रह जाएंगे जो आप बोलना चाहें। तो इसके लिए आपका मैप देखना बहुत जरूरी है, मैं आपसे बार बार कहता हूं। ठीक, फिर विशेष तथ्यों की यदि बात करें तो दोस्तों गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा, जिसे हम कहते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसका अनावरण किया गया। कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 2018 को किया गया। इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। वास्तुकार हैं राम सुतार। क्या क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है, इसे हम कहते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अनावरण किया गया था 31 अक्टूबर 2018 को। अनावरण भी क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तीसरी चीज आपको यह याद रखनी है, तो 182 मीटर है। चौथा, वास्तुकार कौन है? तो वास्तुकार हैं राम सुतार, इनका नाम भी ध्यान रखना है। तो ये 4 चीजें आप ध्यान रखें। और गुजरात में स्थित है, ये तो आपको पहले से ही पता होगा। फिर देखते हैं नर्मदा सेवा यात्रा के बारे में। आयोजन हुआ था 11 सितंबर 2016 को। इसकी शुरुआत हुई थी 15 मई 2017 तक। यह चली थी कुल 148 दिन। फिर बात करते हैं दोस्तों कि नर्मदा का नामकरण। तो दोस्तों जो नामदोष नाम है टालमी के द्वारा नर्मदा को दिया गया। कौन सा नाम?
नाम दोष किसने दिया? टॉलमी ने दिया। टॉलमी के बारे में एक दो फैक्ट यदि आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। इसके अलावा नर्मदा को रेबा, मैकलसुता, शंकरी या शंकर पुत्री के नाम से भी जानते हैं। शंकर जी की बहन किस नदी को कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं, कल हमने चर्चा की हुई है। दोस्तों, नर्मदा नदी को गिवर ऑफ प्लेजर, खुशी देने वाली नदी भी कहा जाता है। दोस्तों, जब मैं आपसे कहता हूं कल मैंने चर्चा की है, इसका मतलब होता है पिछले वीडियो में हमने चर्चा की है। हो सकता है एक दिन में 2 वीडियो रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर दिया जाए, जैसा कल मैंने 3 वीडियो अपलोड किए थे, और हो सकता है आज 2 वीडियो हो जाए, एक इसके पहले वाला सुबह टाइम और एक ये वाला। अब बात करते हैं, नर्मदा नदी जो है वह मार्बल गार्ज, मानधाता गार्ज और मुकरता गार्ज का निर्माण करती है। अब इनको भी ध्यान रखना है कि मार्बल गार्ज, मानधाता गार्ज और मुकरता गार्ज सारे नाम एम या मा से शुरू हैं। कौन कौन से? मार्बल गार्ज, मानधाता गार्ज और मुकरता गार्ज। कौन इनका निर्माण करती है? नर्मदा नदी करती है। और फिर एक चीज और ध्यान रखना है कि टॉर मछली, जिसे महाशीर भी कहते हैं, जो हमारे यहाँ की राजकीय मछली है, वह नर्मदा में पाई जाती है। और दोस्तों, महाशीर को वर्ष 2011 में क्या दर्जा मिला था? राजकीय मछली का दर्जा मिला था। फिर देखते हैं रजोरस, छिपकलियों का राजा, मांसाहारी डायनासोर की एक प्रजाति है। और दोस्तों, इसके जीवाश्म वर्ष 1982 से 84 में भारतीय पुरातत्वविद सुरेश श्रीवास्तव ने नर्मदा घाटी क्षेत्र में गुजरात के महिसागर और मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्राप्त किए। किसके जीवाश्म की बात चल रही है? रजोरस, जो कि एक मांसाहारी डायनासोर की प्रजाति है। रजोरस को हम कहते हैं छिपकलियों का राजा। तो इसके जीवाश्म की बात चल रही है। किसको प्राप्त हुए थे? सुरेश श्रीवास्तव को प्राप्त हुए थे। कहां से प्राप्त हुए थे? तो नर्मदा घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुए थे। कहां पर थे ये क्षेत्र? गुजरात के महिसागर में थे, मध्य प्रदेश के जबलपुर में थे। कब प्राप्त हुए थे? 1982 से 84 के मध्य प्राप्त हुए थे। इस डिफिकल्ट सेंटेंस को तोड़ के आपके सामने सरल भाषा में प्रस्तुत कर दिया गया है। ठीक है, फिर ध्यान रखें, धार जिले के चंदनखेड़ी गांव में नर्मदा नदी के किनारे मेघनाथ तपोस्थली स्थित है, जिसका वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। क्या ध्यान रखना है? मेघनाथ तपोस्थली कहां स्थित है? धार के चंदनखेड़ी गांव में है। मेघनाथ तपोस्थली का वर्णन कहां मिलता है? विष्णु पुराण में मिलता है। किस नदी के किनारे स्थित है मेघनाथ तपोस्थली? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इन सब बिंदुओं को ध्यान रखना है। फिर ऑपरेशन नर्मदा 1961 आपने जरूर सुना होगा, खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे किया गया था। इस ऑपरेशन में मध्य प्रदेश पुलिस को प्रशिक्षण दिया गया था। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं कंफ्यूजिंग पॉइंट की। दोस्तों, भारत में बहुत सी नदियों के एक समान नाम है, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई टॉन्स तो हमने यहाँ से उद्गम पढ़ा था इसका, लेकिन यार उस पुस्तक में तो यहाँ से दिखा रहा है। बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? हम एक ही नदी समझ लेते हैं, जबकि वे 2 और कई बार ज्यादा भी नदियां होती हैं। जैसे कि टॉन्स नदी की हम बात करें तो दोस्तों 2 टॉन्स नदी हैं। एक उत्तराखंड में यमुना की सहायक नदी है और दूसरी मध्य प्रदेश में गंगा की सहायक नदी है। इसी प्रकार से मंदाकिनी दोस्तों, एक उत्तराखंड में अलकनंदा की सहायक नदी है मंदाकिनी, दूसरी मध्य प्रदेश में चित्रकूट जो है मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों बनास भी 2 हैं, एक राजस्थान की है और राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और चंबल की सहायक नदी है। दूसरी छोटी बनास है दोस्तों, सीधी जिले में बहती है। इसी प्रकार कावेरी में कंफ्यूजन होता है। एक कावेरी नदी कर्नाटक तमिलनाडु में बहती है तो दूसरी छोटी कावेरी नदी नर्मदा की सहायक नदी है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम चर्चा कर लेते हैं एग्जाम हेल्प की। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की गंगा हम कहते हैं बेतवा को। प्रदूषण के आधार पर, पवित्रता के आधार पर बात करें तो मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को कहते हैं। बुंदेलखंड की गंगा बेतवा को कहते हैं। आदिवासी गंगा माही नदी, मालवा की गंगा क्षिप्रा कहलाती है। गिवर ऑफ प्लेजर थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, खुशियों की नदी हम कहते हैं नर्मदा को। और मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी है केन नदी। दोस्तों, अब बात करते हैं ताप्ती नदी की। नर्मदा नदी में काफी सारे फैक्ट्स थे,
तो लगभग 20 मिनट का टाइम नर्मदा नदी को समर्पित करना लाजमी है। ठीक है, बात करते हैं ताप्ती नदी की। उद्गम बैतूल के मुल्ताई से होता है, मोहाना बनाती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में। लंबाई है 724। सहायक नदियां हैं पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजारा, अमरावती और अरुणावती। दोस्तों 2023 प्रीलिम्स में प्रश्न आया था, पूर्णा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? आंसर था ताप्ती। ठीक इस प्रकार से आसान प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और कंफ्यूजन के कारण उनको ही हम अक्सर गलत कर देते हैं, तो परेशान आपको नहीं होना है। अब एक कमेंट मेरे पास आया था किसी और पुस्तक को लेकर कि सर आप उसे भी कवर कराएं, तो दोस्तों मैं आपको सजेशन दूंगा, एक टॉपिक की एक पुस्तक को पहले आप कई बार रिवाइज करें, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा बजाय एक टॉपिक की बहुत सारी पुस्तकों को रीड करने से या पढ़ने से। तो किसी एक पुस्तक को चुन के आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि आप किसी दूसरी पुस्तक को भी पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से, यदि आपने एक पुस्तक बढ़िया तरीके से पढ़ ली है तो दूसरी पुस्तक को उठाएं, सरसरी निगाहों से जल्दी जल्दी रीडिंग मारें और जो नए पॉइंट हैं उनको बस टिक कर लें, फिर वही वही रिवाइज करें। तो जैसे हमने एक पुस्तक एमपी के लिए कवर करी या एक सीरीज कंप्लीट की एमपी जीके के लिए, फिर दूसरी सीरीज उन्हीं सारे फैक्टों के साथ 2-5% भी नहीं, 1% के आसपास चीजें ऐसी होंगी जो उसमें होंगी, इसमें नहीं होंगी। तो कुछ चीजें इस पुस्तक में भी ऐसी होंगी जो किसी दूसरी पुस्तक में नहीं होंगी, क्योंकि संपूर्णता कोई लेकर नहीं आता और संभव भी नहीं होता। ज्ञान समुंदर जैसा होता है, असीमित होता है, उसको आप बांध नहीं सकते। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो किसी दूसरी पुस्तक के लिए जो एमपी जीके के लिए समर्पित हो, फिलहाल शुरू कर पाना बहुत मुश्किल होगा। यदि मैं शुरू करने का प्रयास करूंगा तो फिर मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए करूंगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, बस समय मिलना चाहिए। समय का बहुत ज़्यादा अभाव होता है, फिर भी समय निकालकर आपके लिए प्रयास किया जा रहा है। ठीक, ताप्ती कहाँ से निकलती है? बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। मोहाना कहाँ बनाती है? खंबात की खाड़ी में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होकर प्रवाहित होती है। 724 किलोमीटर लंबाई है और सहायक नदियां हैं पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजरा, अमरावती और अरुणावती। ठीक, यदि ताप्ती नदी पर बने बांध या परियोजनाओं की बात करें तो पारसडोह बांध बैतूल में है, हंटूर बांध महाराष्ट्र में है, ओकाई परियोजना गुजरात में है। विशेष तथ्य की बात करें तो ताप्ती को सूर्यपुत्री भी कहते हैं। इसके किनारे बुरहानपुर, भुसावल, सूरत बसे हुए हैं। ठीक, और दोस्तों सर्वाधिक मिट्टी के टापू ताप्ती नदी में पाए जाते हैं। स्वाली बंदरगाह है, वह सूरत बंदरगाह ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। ध्यान रखना है कौन कौन सी बंदरगाह? स्वाली और सूरत। किस नदी पर है? ताप्ती या तापी नदी पर है। कहां पर है? गुजरात में है। दोस्तों ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर सतपुड़ा व अजंता पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है। नर्मदा सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य प्रवाहित होती है। और दोस्तों ताप्ती नदी के पुत्र कुरु से ही कुरुवंश की उत्पत्ति मानी जाती है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। और यहां पर आप यात्रा देखें ताप्ती की, बैतूल मुल्ताई से खंबात की खाड़ी तक की, आपको पारसडोह बांध देखने को मिलेगा, हंटूर बांध, ओकाई परियोजना देखने को मिलेगी। सहायक नदियों में दोस्तों आपके लिए ये अरुणावती, गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती, भुसावल, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सूरत, सवाली आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप चीजों को कनेक्ट करें और लंबे समय तक ध्यान रखने का प्रयास करें। दोस्तों काम की बात में कुछ आपको जानकारी दी जा रही है, उसको भी हम देख लेते हैं कि बालाघाट स्थित गंगुलपारा जलप्रपात एक पहाड़ी जलप्रपात है, ना कि वैनगंगा नदी पर स्थित कोई जलप्रपात है। और यह जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वर्तमान में पिकनिक स्पॉट है जो वन विभाग के अंतर्गत आता है। यह जानकारी संकेत विसेन ने दी है जो बालाघाट से संबंध रखते हैं। ठीक, किसकी बात चल रही है? गांगुलपारा जलप्रपात की। हम क्या पढ़ते थे कि वैनगंगा नदी के किनारे स्थित है या वैनगंगा नदी पर स्थित है, जलप्रपात किनारे कैसे हो जाएगा? ठीक है, हम पढ़ते थे वैनगंगा नदी पर स्थित है, लेकिन जानकारी क्या मिल रही है कि यह एक पहाड़ी जलप्रपात है
ना कि नदी द्वारा निर्मित या नदी पर निर्मित जलप्रपात है। और कहाँ है? बालाघाट जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख घाट और नदियों की। तो सीधा देखें भाई, कंचन घाट, सेठानी घाट, साड़िया घाट। कंचन घाट किस नदी पर है? कंचन घाट बेतवा नदी पर है, ओरछा जिले में। सेठानी और साड़िया घाट नर्मदा पर है, होशंगाबाद में। ठीक। गौरी घाट, संग्राम घाट, बरमान घाट, ये तीनों भी नर्मदा नदी पर है। गौरी घाट जबलपुर में है, संग्राम घाट मंडला में है, बरमान घाट नरसिंहपुर में है। राम घाट क्षिप्रा नदी पर उज्जैन में है। महेश्वर घाट नर्मदा नदी पर खरगोन में है। राजघाट ताप्ती नदी पर बुरहानपुर में है। एक बार हम इनको सिस्टमेटिक तरीके से भी पढ़ लेते हैं। पहले हम नर्मदा नदी वाले जितने घाट हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, सेठानी घाट, साड़िया घाट, गौरी घाट, संग्राम घाट, बरमान घाट और महेश्वर घाट, ये दोस्तों 6 घाट किस नदी पर हैं? नर्मदा पर हैं। अब सेठानी साड़िया कहाँ पर है? होशंगाबाद में है। गौरी घाट जबलपुर में है। संग्राम घाट मंडला में है। बरमान नरसिंहपुर और महेश्वर कहाँ पर है? खरगोन में है। ठीक। अब चर्चा करते हैं हम अन्य घाटों की। कंचन घाट बेतवा पर ओरछा में है। राम घाट क्षिप्रा नदी पर उज्जैन में है और राजघाट ताप्ती पर बुरहानपुर में है। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब बात की जाएगी दक्षिणी प्रवाहित प्रमुख नदियों की। ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे दक्षिणी प्रवाहित प्रमुख नदियों की। मैंने वीडियो को वहीं पर रोक दिया था क्योंकि मैं ऑफिस से आकर सीधा वीडियो बनाने बैठ गया और थकावट ज्यादा थी तो लंबी देर तक वीडियो नहीं बना पाया। फिर वीडियो वहीं पर पॉज करके हमने पश्चिम की ओर प्रवाहित नदियों की चर्चा कर ली थी। उसके बाद वीडियो को पॉज कर दिया था और फिर थोड़ी देर सो लिया। उसके बाद फिर से अब वीडियो को बनाना शुरू करते हैं। दक्षिणी प्रवाहित प्रमुख नदियां कहाँ की? मध्य प्रदेश की। ठीक। तो पूरी एनर्जी के साथ फिर से आते हैं वेनगंगा नदी पर। ध्यान रखना है आपको, वेनगंगा नदी उद्गम कहां से होता है? मुडारा गांव गोपालगंज कहां पर है? सिवनी जिले में है। ठीक है, ध्यान रखना है, वेनगंगा नदी का उद्गम होता है मुंडारा गांव गोपालगंज सिवनी जिले में। दोस्तों, इस वीडियो को मैं पश्चिमी प्रवाहित नदियों वाले में क्लब कर दूंगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर यार 25-25 मिनट के वीडियो बना दिए। इसको मैं उसमें ही जोड़ दूंगा तो आपको एक ही वीडियो मिलेगा। बाकी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। आप सोचेंगे सर आवाज चेंज हो गई है और थोड़ा सा जो डिस्प्ले था ऊपर नीचे हो गया। इसका कारण मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो कहां से निकलती है वेनगंगा नदी? वेनगंगा निकलती है सिवनी जिले में, गोपालगंज एक जगह है, वहां पर है मुंडारा गांव। यहां से निकलती है वेनगंगा नदी। इसको आपको ध्यान रख लेना है। और यदि हम बात करें मुहाने की, कि वेनगंगा नदी का मुहाना कहां बनता है, तो दोस्तों महाराष्ट्र में जाती है मध्य प्रदेश से निकलकर और महाराष्ट्र में प्राणहिता संगम का निर्माण करते हुए गोदावरी में मिल जाती है। ठीक। ध्यान रखना है दोनों चीजें, मुंडारा गांव सिवनी जिले वाला और प्राणहिता संगम का निर्माण करती है। कौन सी दो नदियां मिलकर प्राणहिता संगम बनाती हैं? कमेंट सेक्शन में बताना है। और फिर गोदावरी में मिल जाती हैं। लंबाई कितनी है वेनगंगा की? तो 569 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सहायक नदियों की हम बात करें तो दोस्तों उसमें शामिल है वारधा, बाघ, अंधेरी, गरहवी, वावनथड़ी एवं पैंच। इनको आपको ध्यान रख लेना है। और फिर बात आती है प्रमुख बांध एवं परियोजनाओं की। तो दोस्तों ध्यान रखना है संजय सरोवर, जिसे हम भीमगढ़ बांध भी कहते हैं, वेनगंगा नदी पर किस जिले में है? सिवनी जिले में है। कौन सा बांध? संजय सरोवर। फिर बात करते हैं धोती बांध की। दोस्तों यह भी वेनगंगा नदी पर बालाघाट जिले में है। जो संजय सरोवर या भीमगढ़ है वो किस जिले में है? वो सिवनी जिले में है। जो धोती बांध है वह किस जिले में है? बालाघाट जिले में है। दोनों किस नदी पर है? वेनगंगा नदी पर है। ठीक। फिर बात करते हैं राजीव सागर परियोजना की। तो दोस्तों राजीव सागर परियोजना बावनथड़ी नदी पर बालाघाट जिले में स्थित है। अब बालाघाट जिले की हमने दो परियोजनाएं देख ली। एक देखा है धोती बांध बालाघाट जिले में है और दूसरा देखा राजीव सागर परियोजना भी बालाघाट जिले में स्थित है। धोती बांध वैनगंगा नदी पर है लेकिन राजीव सागर परियोजना बावनथड़ी नदी पर है। इतना आपको ध्यान रखना है।
फिर बात करते हैं माचागोड़ा बांध की। दोस्तों यह छिंदवाड़ा जिले में है और किस नदी पर है? पैंच नदी पर स्थित है। इतना आपको ध्यान रखना है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हमने देखा संजय सरोवर, जिसे भीमगढ़ बांध भी कहते हैं, कहाँ पर है? बैनगंगा नदी पर सिवनी जिले में है। दूती बांध कहाँ पर है? यह भी बैनगंगा नदी पर है लेकिन बालाघाट में है। राजीव सागर परियोजना बावनथड़ी नदी पर है, बालाघाट जिले में। माचागोरा बांध पैंच नदी पर छिंदवाड़ा जिले में है। इसको आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और फिर बात करते हैं विशेष तथ्यों की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जो पहली नहर है उसका नाम है वेनगंगा नहर, जिसका निर्माण हुआ था वर्ष 1923 में। इस सन को भी आपको ध्यान रख लेना है। फिर दोस्तों जो बालाघाट शहर है बैनगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और दोस्तों बैनगंगा नदी के समीप एक पहाड़ी झरना है, गंगुलपारा जलप्रपात। इसको आपको ध्यान रखना है। वैनगंगा नदी के समीप है, वैनगंगा नदी पर नहीं है, ठीक है। और दोस्तों पुराणों में वैनगंगा को हम बेवा, वया और दिदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अब यहां पर आप देख सकते हैं बैनगंगा नदी की जो यात्रा है उसके लिए कितनी लंबाई है? 569 किलोमीटर है। यहां से यात्रा शुरू होती है और इस प्रकार से मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में प्रवाहित होते हुए गोदावरी नदी में मिल जाती है। यहां पर आपको रास्ते में काफी सारी सहायक नदियां देखने को मिलेंगी। और दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि जो प्राणहिता नाम से बहती है वो कौन सी दो नदी बहती हैं? वारधा प्लस वेनगंगा, ये दोनों मिलकर प्राणहिता का निर्माण करती हैं। प्राणहिता नदी बन जाती हैं, प्राणहिता संगम का निर्माण करती हैं, ठीक है। यहां पर आप सारी चीजें देख सकते हैं। वारधा कहां से निकलती है उसका उद्गम स्थल भी आपको देखने मिलेगा, कालीभीत पहाड़ी बैतूल। वेनगंगा कहां से निकलती है? मुडवारा सिवनी। और दोस्तों वेनगंगा की सहायक नदी भी आप देख सकते हैं, बीच में आपको दूती बांध, गंगुलपारा जलप्रपात मिलेगा, राजीव सागर परियोजना मिलेगी, कान्हन नदी मिलेगी। इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। मैं आपको मैप इसलिए बढ़िया तरीके से दिखा देता हूं ताकि यदि आप फैक्ट भूले भी तो 19-20 एस्टिमेट आप लगा पाए और अपना प्रश्न सही कर जाए, ठीक। अब बात करनी है वारधा नदी की। इसके पहले किसी विद्यार्थी का कमेंट था कि सर जो परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पुस्तक है वह इंग्लिश मीडियम में भी आती है क्या? तो दोस्तों फिलहाल इसके इंग्लिश में संस्करण नहीं आते, इंग्लिश में प्रकाशित नहीं होती। भविष्य में होगी तो आपको जानकारी जरूर मिलेगी। अभी हिंदी मीडियम बस में काम चल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आपका जवाब मिला होगा। तो चलिए बात करते हैं वारधा नदी की। दोस्तों उद्गम होता है बैतूल जिले के समीप कालीभीत पहाड़ी के वर्धन शिखर से। और दोस्तों महाराष्ट्र में जाकर वैनगंगा से मिलकर प्राणहिता संगम का निर्माण करती है। ध्यान रखना है दोस्तों, चर्चा पहले भी कर ली है, फिर से कर लेते हैं। वारधा प्लस वैनगंगा, ये दो नदियां मिलकर बनाती हैं प्राणहिता संगम, ठीक है। और दोस्तों जो वारधा नदी है इस नदी के किनारे महाराष्ट्र में सेवाग्राम और पवनार आश्रम स्थित है। पवनार आश्रम की स्थापना किसने करी थी? इसका जवाब आपसे कमेंट सेक्शन में अपेक्षित है। फिर बात करते हैं प्राणहिता नदी की। तो दोस्तों प्राणहिता नदी वारधा व वेनगंगा का संगम है। राइज ऑफ शिवगामी, ये क्या है? एक उपन्यास है। किसने लिखा था? आनंद नीलकंठ द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया? राइज ऑफ शिवगामी आनंद नीलकांतन द्वारा लिखा गया था उपन्यास, जिसमें प्राणहिता नदी का वर्णन है। और दोस्तों जो बाहुबली फिल्म है, बाहुबली 1, बाहुबली 2, वह इस ही उपन्यास पर आधारित है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों जो प्रश्न पूछते हैं उनके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें आप। एक बात और आपको बता दें, हमारा अभी टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलती है, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक। वहां पर आपको काफी सारा कंटेंट मेरे द्वारा अवेलेबल कराया जाता है, ठीक है। बात करते हैं पैंच नदी की। इसका उद्गम छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव से हुआ है, ठीक। और जो पैंच नदी है
वह इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। इसकी चर्चा शायद पिछले वीडियो में भी की गई थी। और दोस्तों, जो इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, इसे लैंड ऑफ मोगली भी कहा जाता है। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जो पेंच नदी है वो जुन्नार देव से निकलती है, जो कि छिंदवाड़ा जिले में आता है, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। और जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, वही वाला मोगली दोस्तों। तो लैंड ऑफ मोगली कैसे कहते हैं? पेंच राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं। स्थानीय लोगों ने कहा था कि जो मोगली है सिवनी जिले के आमोदगढ़ में पाया गया था। आपने जरूर द जंगल बुक, वो मूवी देख बोले या एपिसोड बोले, आपने जरूर देखा होगा बचपन में, अभी भी आप देख सकते हैं, बढ़िया एपिसोड है। तो दोस्तों, रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी द जंगल बुक, द सेकेंड जंगल बुक और रेड डॉग बुक। इसमें मिलता है मोगली का उल्लेख। और स्थानीय लोग क्या कहते हैं कि जो मोगली है सिवनी जिले के आमोदगढ़ में पाया गया था। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से इंसान का और जो जानवर है उनका आपसी तालमेल देखने को मिलता है द जंगल बुक में। ठीक है, फिर बात करते हैं नदी जोड़ो परियोजनाओं के बारे में। उम्मीद है सारी चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और फैक्ट भी आपको याद हो रहे होंगे। इस वीडियो में हम इस रिवर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे, फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक की ओर उन्मुख होकर उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं नदी जोड़ो परियोजनाओं की, स्पेशली मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत के अंदर नदी जोड़ो का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो ध्यान रखना है, एक ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर थे, सर थॉमस कॉटन। क्या नाम है? सर आर्थर थॉमस कॉटन। इन्होंने विचार दिया था नदी जोड़ने का। कब दिया था? वर्ष 1858 में दिया था। उद्देश्य क्या होता है कि अधिकतम उपयोग कर पाए हम जल का, नदियों को आपस में जोड़ना, नदियों के पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने का एक तरीका है नदी जोड़ो परियोजना। दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पर हम चीजें पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत, ये मेंस के हिसाब से ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। प्रीलिम्स में एज इट इज ऐसे प्रश्न तो नहीं बनते, नदी जोड़ो का लाभ बताओ, नदी जोड़ो परियोजनाओं का लाभ बताओ। तो मेंस में आपसे लिखने पूछा जा सकता है, लेकिन कई बार एकदम व्यवहारिक प्रश्न एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछता है, तो इतनी तो समझ सब में होती है, फिर भी मैं इसको पढ़ लेता हूं। दोस्तों, इस प्रक्रिया में अधिक पानी वाली नदी को कम पानी वाली नदियों से जोड़ा जाता है। इससे पानी का प्रवाह अधिक जल वाली नदी से कम जल वाली नदी की ओर होता है। तो जहां कम पानी है वहां पर भी पानी पहुंच जाता है। तो इसके लाभ क्या होते हैं? पेयजल की जो समस्या है वो कम होती है, क्योंकि जहां पानी अधिक है उस अधिक पानी को शिफ्ट कर दिया जाता है। सूखे और बाढ़ की समस्या कम होती है, जहां पानी ज्यादा रहता है वहां बाढ़ आ जाती है, जहां पानी नहीं रहता वहां सूखा पड़ता है। तो जितना पानी एक्स्ट्रा होता है वो दूसरी नदियों में ट्रांसफर हो जाता है। तो जहां बाढ़ आ सकती थी वहां लेवल मेंटेन होता है, और जहां सूखा था वहां इस स्थान को पानी मिल जाता है। आर्थिक समृद्धि आने से लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। आर्थिक समृद्धि कैसे आएगी? जहां पर जल नहीं था वहां जल आ जाएगा, तो खेती किसानी अच्छी होगी। जब किसानों के पास पैसे आएंगे तो पैसे को खर्च करेंगे, जब भी खर्च करेंगे तो आवश्यक वस्तुएं खरीदेंगे, वस्तुएं खरीदेंगे तो दुकानदारों का फायदा होगा, दुकानदारों की चीजें बिकेंगी तो फिर इंडस्ट्री को उत्पादन करने के लिए प्रेरणा मिलेगी, उनकी डिमांड बढ़ेगी। इस प्रकार से सारी इकोनॉमी सर्कुलेट हो जाती है। और दूसरा फायदा, जहां पानी अधिक था, बाढ़ के कारण फसलें बर्बाद हो रही थी, वहां बाढ़ नहीं आएगी तो वहां की फसलें भी बढ़िया हो जाएंगी, फसलें अच्छी होंगी, किसानों के पास पैसा आएगा, वे खर्च करेंगे, दुकान चलेगी, उद्योग चलेगा। ठीक है, सबके पास पैसे आएंगे तो बैंक में जमा भी करेंगे, तो सारा अपना जो वित्तीय प्रबंधन है बढ़िया तरीके से हो पाएगा, हमारी इकोनॉमी बढ़िया तरीके से चलेगी। तो सारी चीजें इंटरलिंक होती हैं आपस में, इस प्रकार से हमें देखना है। फिर सिंचाई में वृद्धि होगी। हाँ दोस्तों, एक चीज और, बैंक में लोग जब पैसा जमा करेंगे तो जिनको लोन की आवश्यकता है स्टार्टअप शुरू करने, किसी चीज को लेने, तो उन तक भी पैसा पहुंचेगा। तो सब प्रकार से फायदा होता है। यदि किसी एक व्यक्ति का फायदा होता है तो अप्रत्यक्ष रूप से सभी व्यक्तियों का फायदा हो रहा होता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। किसी एक क्षेत्र का विकास होता है तो न सिर्फ उस क्षेत्र का विकास होता है बल्कि सभी क्षेत्रों पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बशर्ते वह विकास नकारात्मक ना हो।
सिंचाई में वृद्धि होगी, स्वाभाविक सी बात है। नहरों का विकास होगा, जल विद्युत क्षमता में इजाफा होगा। तो ये सारे पॉइंट अब आप खुद से समझ चुके होंगे। और दुष्प्रभाव भी है दोस्तों, हर चीज के प्लस माइनस साथ में होते हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दुष्प्रभाव क्या होता है, जब आप नदियों को जोड़ोगे, बीच में टनल नहर बनाओगे, तो उससे विस्थापन और पुनर्वास की समस्या उत्पन्न होगी। जैव विविधता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में बताओ, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। वन उन्मूलन की समस्या होगी। अप्राकृतिक और अधिक खर्चा होगा। प्राकृतिक रूप से नदी बहती है तो उसकी अलग बात होती है, हम रास्ता बनाएंगे वो अप्राकृतिक हो जाएगा, यह कहने का प्रयास किया जा रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं, ये यहां से वेतवा नदी प्रवाहित हो रही है, यहां से केन नदी प्रवाहित हो रही है, और बीच में से दोनों नदियों को यहां से आपस में लिंक कर दिया गया। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। विस्तार से इन नदियों की चर्चा हमने कर ली है, किस नदी का उद्गम कहां पर होता है, किस नदी में मिल जाती है। केन और वेतवा और सिंध तीनों यमुना में मिलती हैं, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। दोस्तों वेतवा को मैं भी से बताता हूं, बी से सुनना है आपको, ठीक है। वी से इसलिए कि आपका लॉजिक निमोनिक सही हो जाए, इसलिए मैं उसको वी लिख देता हूं, तो बेतवा का वेतवा हो जाता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं विस्तार से केन बेतवा लिंक परियोजना की। शुरुआत हुई थी दोस्तों वर्ष 2005 में, समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 22 मार्च 2021 को। कुल लंबाई कितनी है, 221 किलोमीटर। 13 जिले लाभान्वित हैं इससे, जिसमें मध्य प्रदेश के 9 जिले शामिल हैं। कौन कौन से 9 जिले हैं मध्य प्रदेश के, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के 4 जिले लाभान्वित हैं, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, ठीक। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों आगे पढ़ते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश को सिंचाई के लिए 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर MCM को शॉर्ट फुल फॉर्म है इसका, ठीक है। वह उत्तर प्रदेश को 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा, ध्यान रखना है। यहां पर क्यूबिक क्यों लिखा, आप समझदार होंगे, ठीक है। वॉल्यूम की बात हो रही है यहां पर, ठीक है, इसलिए। प्रथम चरण में दोस्तों छतरपुर जिले में दौधन बांध का निर्माण हुआ। आप ध्यान रख लें, जो दौधन बांध है वो छतरपुर जिले में स्थित है। द्वितीय चरण में लोअर और बांध शिवपुरी में बना। वीना कॉम्प्लेक्स परियोजना सागर और कोटा बैरेज विदिशा का निर्माण हुआ। इतनी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ताकि सारी चीजें आपको एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर हो पाए। और इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र की, ड्रेनेज सिस्टम इन MP। तो दोस्तों सबसे पहले हमें समझना है कि आखिर अपवाह तंत्र होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, किसी नदी के उद्गम स्थान से उस नदी के मुहाने तक बनने वाले आकार या संरचना को नदी का अपवाह तंत्र कहा जाता है। कहां से कहां तक, उद्गम से मुहाने तक। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख अपवाह तंत्र एवं उनके क्षेत्रफल के बारे में। सबसे पहले गंगा यमुना अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। यह प्रश्न दोस्तों MPPSC पूछ चुका है, ध्यान रखें। गंगा यमुना अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, और यह 1,83,104 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यदि इसमें शामिल उपनदियों की हम बात करें तो चंबल, बेतवा, सिंध, धसान, छिप्रा, टोंस, सोन, केन एवं काली सिंध, यह इसकी उपनदियां हैं जो इस अपवाह तंत्र में शामिल हैं। किस अपवाह तंत्र में, गंगा यमुना अपवाह तंत्र में। फिर बात करते हैं नर्मदा अपवाह तंत्र की। दोस्तों नर्मदा का कुल अपवाह तंत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश में यह 85,149 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। कुल कितना है, 98,796 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश के अंदर कितना है, 85,149 वर्ग किलोमीटर। यदि इसकी उपनदियों की बात करें तो इसमें तवा, वारना, मान,
बरगी, छोटी तवा आदि शामिल हैं। फिर बात करते हैं तापी अपवाह तंत्र की। कुल क्षेत्रफल है 65,145 वर्ग किलोमीटर। ताप्ती अपवाह तंत्र का क्षेत्रफल कितना है? 65,145 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कितना है? 9800 वर्ग किलोमीटर। इसकी उपनदियों की बात करें तो बोरी, गिरना, अमरावती इसकी उपनदियां हैं। फिर माही अपवाह तंत्र। दोस्तों कुल अपवाह तंत्र इसका 38,699 वर्ग किलोमीटर में है। और मध्य प्रदेश में कितना है? 6700 या 7188 वर्ग किलोमीटर। उपनदियों की बात करें तो जाखम और सोम है। दोस्तों राजस्थान में माही का अपवाह क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। अब 56 का मैदान किस राज्य में स्थित है? तो आंसर बनेगा राजस्थान में। और दोस्तों 56 का मैदान क्या कहलाता है? माही का अपवाह क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। फिर बात करते हैं गोदावरी अपवाह तंत्र की। ठीक, गोदावरी अपवाह तंत्र। दोस्तों गोदावरी अपवाह तंत्र का विस्तार मध्य प्रदेश में। इसकी सहायक नदी जैसे वेनगंगा और उसकी सहायक नदियां पेंच, कान्हन, वारधा, बावनथड़ी आदि नदियों के जल से निर्मित हुआ है। डायरेक्टली गोदावरी नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती, उसकी सहायक नदियों के द्वारा मध्य प्रदेश में गोदावरी अपवाह तंत्र निर्मित हुआ है। और दोस्तों गोदावरी बेसिन का मध्य प्रदेश में कुल अपवाह क्षेत्र 23,388 वर्ग किलोमीटर है। फिर महानदी अपवाह तंत्र। दोस्तों मध्य प्रदेश में महानदी अपवाह तंत्र का भी कुछ क्षेत्र शामिल है। सिर्फ कितना है? 154 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का यह सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यदि विशेष तथ्य की हम बात करें तो सबसे पहले जल विभाजक की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों एक अपवाह को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को हम जल विभाजक कहते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र की यदि हम बात करें तो एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। एक नदी बह रही है, जितने एरिया से चाहे सहायक नदियों के माध्यम से हो, वह अपना जल बहा कर लाती है, उसे हम कहते हैं जल ग्रहण क्षेत्र। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में हमें कौन कौन से अपवाह प्रतिरूप, किस किस पैटर्न के अपवाह प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप की। दोस्तों अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? वही नदियों के बहने का पैटर्न से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम अपवाह प्रतिरूप कह देते हैं। तो दोस्तों जब अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के समान हो तो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। जैसे गंगा, यमुना, महानदी इस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। आप यहां देख सकते हैं जो संरचना दिख रही है पेड़ की शाखाओं जैसी दिख रही है। ठीक है, फिर बात करते हैं आर्य या अपकेंद्रीय की। जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है। जैसे कि अमरकंटक से नर्मदा, सोन, जोहिला एवं महानदी निकलती है। तो एक सेंटर से, पर्वत से बाहर की ओर निकलने वाली नदियों से जो ये संरचना बनती है इसे कहते हैं आर्य या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। आपको ध्यान रखना है अमरकंटक की इन चारों नदियों के नाम। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बन सकता है। नर्मदा, सोन, जोहिला और महानदी आर्य अपवाह प्रतिरूप के रूप में नर्मदा से निकलती हैं, अरे अमरकंटक से निकलती हैं। अब बात करते हैं परवर्ती नदियों की। दोस्तों जब नदियां अपनी मुख्य नदी में ढाल का अनुसरण करते हुए समकोण पर मिलती है, जैसे एक नदी जा रही है तो इसकी जो सहायक नदियां इस प्रकार से समकोण पर मिलेंगी तो वे परवर्ती नदियां कहलाएंगी। जैसे गंगा तथा यमुना में मिलने वाली नदियां केन, सिंध और बेतवा, इनके एग्जाम्पल आप ध्यान रखें। फिर अध्यारोपित नदियां, जब नदी अपनी घाटी में निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपर्दन करती है, जैसे कि चंबल, बनास आदि नदियां अध्यारोपित नदियों के एग्जाम्पल हैं। और दोस्तों यहां पर फिर से एक बार ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर हमें देखने को मिल रही है, इसको हमें मैनेज करना होगा। अब बात करते हैं प्रमुख नदियों का राज्य में प्रवाह क्षेत्र। तो दोस्तों यहां पर एक साइड बेसिन, उपबेसिन है और दूसरे साइड मध्य प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र बताया गया है।
तो दोस्तों गंगा बेसिन की बात करें तो सबसे पहले जान लेते हैं टॉन्स प्रवाह क्षेत्र है। वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 11,974 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों इनका लोड नहीं लेना, ये आंकड़े आपको ध्यान नहीं रखने, पुस्तक में है इसलिए मैं कवर करा रहा हूँ। सोन का प्रवाह क्षेत्र है 28,880 वर्ग किलोमीटर। यमुना का 1,42,250 वर्ग किलोमीटर। केन का 24,785 वर्ग किलोमीटर। कुंवारी सिंध का 26,999 वर्ग किलोमीटर। चंबल का 59,940 वर्ग किलोमीटर। जामी का 1235 वर्ग किलोमीटर। पैसुनी बधैयन का 1920। धसान का 8291। बेतवा का 19,365 वर्ग किलोमीटर। बैगन का है 1500 वर्ग किलोमीटर। फिर बात करते हैं हम नर्मदा बेसिन की, तो 85,149 वर्ग किलोमीटर। इसे आप याद रख लें, मध्य प्रदेश में इतना है। ओवरऑल कितना है कमेंट में बताएं। गोदावरी का कितना है 23,388। तापी का कितना है 9800 वर्ग किलोमीटर। माही का 6700। महानदी बेसिन का 154 वर्ग किलोमीटर। सबसे लंबी नदी मध्य प्रदेश की नर्मदा है। सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा है, महानदी बेसिन वाला, 154 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो आपको इन दोनों को ध्यान रख लेना है। और सबसे बड़ा अपवाह तंत्र तो गंगा बेसिन हमने देख ही लिया है, सबसे बड़ा नदी बेसिन जो हमारे यहाँ पर लगता है। ठीक, और जो आंकड़े हमने पढ़े मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग के, तो इनकी प्रामाणिकता पर आपको संदेह नहीं करना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। ठीक, वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें आप, यदि आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं तो। अब नोट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बेसिन गंगा बेसिन। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उपबेसिन यमुना बेसिन। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा बेसिन महानदी बेसिन, 154 वर्ग किलोमीटर। फिर बात करते हैं INS बेतवा की। ठीक, तो दोस्तों INS बेतवा एक ब्रह्मपुत्र श्रेणी निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट है, जिसे 2004 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसका नाम मध्य प्रदेश की बेतवा नदी के नाम पर रखा गया। और दोस्तों 1988 में जब भारत ने मालदीव में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को बहाल करने की कोशिश की थी, तब ऑपरेशन कैक्टस में INS बेतवा ने भाग लिया था। ऑपरेशन कैक्टस का संबंध कहां से है, मालदीव में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को बहाल करने से लेकर है। ठीक है, फिर बात करते हैं वर्ष 2006 की। तो दोस्तों इजराइल लेबनान संघर्ष के दौरान लेबनान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सुकून चलाया गया था। ऑपरेशन सुकून कब का है, 2006 का है। इजराइल लेबनान संघर्ष के आसपास का है। और दिसंबर 2016 में इसे सेवा मुक्त कर दिया गया। इसे सेवा मुक्त कर दिया गया, INS बेतवा को सेवा मुक्त कर दिया गया। दोस्तों जितने बिंदु हमने अभी चर्चा में शामिल किए नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है, बस हमने इसलिए डिस्कस किया कि जो INS बेतवा है उसका नाम मध्य प्रदेश की नदी बेतवा के नाम पर रखा गया है। अब बात करते हैं गोवा प्लान को साकार करने वाले तथ्य। जेब में पैसे होंगे तब गोवा प्लान आपका साकार होगा। पैसे कब होंगे, जब आपकी जॉब लगेगी। जॉब कब लगेगी, जब आप पढ़ाई करेंगे। इसलिए चुपचाप से इन फैक्ट्स को पढ़ते जाएं और अपनी तैयारी को मजबूत करते जाएं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों कैमूर श्रेणी यमुना और सोन के बीच जल द्विभाजक का कार्य करती है या जल विभाजक का कार्य करती है। ध्यान रखना है, कैमूर श्रेणी, कंफ्यूज नहीं होना है। कैमूर करती है यमुना एवं सोन के बीच जल विभाजक का कार्य। दोस्तों टोंस एवं उसकी सहायक नदियां चचई, केवटी, बहुटी और बिंडम मिर्जापुर जलप्रपात का निर्माण करती हैं। ध्यान रखना है, तो टोंस और उसकी सहायक नदियां हैं, वे किन किन जलप्रपातों का निर्माण करती हैं, चचई, केवटी, बहुटी, बिंडम जो कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। इन सभी जलप्रपातों का निर्माण कौन करती है, टोंस एवं उसकी सहायक नदियां। पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में चंबल के साथ अन्य 4 नदियां भी मिलती हैं, इसलिए यमुना के पंचनद भी कहा जाता है। क्यों, उत्तर प्रदेश में जो यमुना प्रवाहित होती हुई जाती है उसमें चंबल के अलावा 4 और नदियां मिलती हैं, तो कुल 5 मिलती हैं, इसलिए पंचनद कह देते हैं। पर दोस्तों बेगमगंज तहसील से निकलने वाली धसान नदी पर लहचूरा बांध स्थित है। कौन सा बांध है धसान नदी पर, लहचूरा बांध स्थित है और बेगमगंज तहसील से निकलती है धसान नदी। फिर दोस्तों नेहरू सेतु ब्रिज सोन नदी पर बिहार के डेहरी पर बना हुआ है। कौन सा ब्रिज, नेहरू सेतु ब्रिज, किस नदी पर है,
सोन नदी पर है, कहां पर है, बिहार में है। फिर ताप्ती नदी दोस्तों भैंसदेही की सीमा से दक्षिण पश्चिम को मुड़कर बुरहानपुर के मध्य से महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। फिर बात करते हैं दोस्तों मैकाल की। तो मैकाल के दक्षिणी क्षेत्र में तांडा नदी पहले नर्मदा की सहायक नदी थी, जिसे वैनगंगा की सहायक नदियों ने अपहरण कर लिया है। ध्यान रखना है, तांडा नदी पहले नर्मदा की सहायक नदी हुआ करती थी, लेकिन वैनगंगा की सहायक नदियों ने इसको कैप्चर कर लिया है। ठीक है, इसका अपहरण कर लिया है। फिर बात करते हैं दोस्तों सोन और उसकी सहायक नदी की। तो दोस्तों सोन और उसकी सहायक नदी जालायत प्रतिरूप बनाती हैं। नर्मदा की सहायक नदी मांडू के निकट कारम कोरम कंदरा का निर्माण करती है। कौन सी नदी कारम या कारोम कंदरा का निर्माण करती है? नर्मदा नदी की सहायक नदी मांडू के निकट करती है। फिर दोस्तों पन्ना विंध्याचल श्रेणी से उतरने वाली सोनार तथा टोंस की सहायक नदी समांतर प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। इन फैक्ट को आपको ध्यान रख लेना है, ठीक। फिर धसान नदी का नाम प्राचीन एवं मध्ययुगीन दशान देश के नाम पर पड़ा। इसके अलावा दोस्तों पूर्णा ताप्ती की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जिसका उद्गम बैतूल जिले के भैंसदेही के काशी तालाब से होता है। फिर दोस्तों अखरानी की पहाड़ियां व मथबार की पहाड़ियों के मध्य नर्मदा नदी गहरी कंदरा का निर्माण करती है। असीरगढ़ पहाड़ियां एवं नर्मदा के बीच निमाड़ का मैदान स्थित है। निमाड़ का मैदान कहाँ स्थित है? असीरगढ़ की पहाड़ियां एवं नर्मदा नदी के मध्य में। तो इन फैक्ट्स को आपको ध्यान रखना है। मैं जानता हूं काफी सारे फैक्ट मैंने एक साथ बोल दिए बिना रुके, तो आपको समस्या हो सकती है ध्यान रखने में, लेकिन फिर भी आपको कोशिश तो करनी ही है। फिर दोस्तों नर्मदा घाटी में एस्चुरी के निक्षेपण से बने शैल समूह मिलते हैं, जिन्हें बाघ सीरीज कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न पीएससी पूछता है। भाग सीरीज किसे कहते हैं? बाघ सीरीज उन्हें कहते हैं नर्मदा घाटी में एस्चुरी के निक्षेपण से जो शैल समूह बनते हैं। ठीक है। फिर दोस्तों छोटी तवा नदी आवना और सुक्ता नदी के मिलन से बनती है। कौन सी नदी? छोटी तवा नदी। कैसे बनती है? आवना और सुक्ता नदी के मिलन से बनती है। दोस्तों मुंडला दोस्तदार योजना नर्मदा एवं क्षिप्रा लिंक परियोजना के अन्य नाम है। कौन सी योजना? मुंडला दोस्तदार योजना नर्मदा क्षिप्रा लिंक जो परियोजना है उसका दूसरा नाम है। फिर मध्य प्रदेश में भूमिगत जल के विकास का न्यूनतम स्तर अनूपपुर जिले में देखने को मिलता है। भूमिगत जल का डेवलपमेंट सबसे कम अनूपपुर में हुआ है और सबसे अधिक रतलाम में हुआ है। अनूपपुर में 8% है और रतलाम में 126% है। फिर भूमिगत जल के विकास का अधिकतम स्तर 4 जिलों में देखने को मिलता है, इंदौर, मंदसौर, शाजापुर, रतलाम। दोस्तों ऐसे जिलों को काला जिला भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश की नदियां आपको एक चार्ट के माध्यम से दर्शाई गई हैं, जिसकी चर्चा हमें कर लेनी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नर्मदा नदी से। हालांकि इन सारी बातों की चर्चा हम डिटेल में कर चुके हैं, शॉर्ट में आपके रिवीजन के हिसाब से एक बार यहाँ पर फिर से चर्चा की जा रही है। सबसे पहले नर्मदा नदी उद्गम अमरकंटक जो कि अनूपपुर जिले में है, मैकाल हिल्स पर। ठीक है। समापन खंबात की खाड़ी गुजरात में। लंबाई ही कितनी? 1312। मध्य प्रदेश में है 1077 किलोमीटर। प्रमुख सहायक नदियां हैं तवा, शक्कर शेर, हिरण, वारना, हथनी, मान, कोरटर, कारा, खुर्दी, करजिन। इनको ध्यान रखना है। विशेष तथ्य की बात करें मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर लंबाई है। अन्य नाम है शिवपुत्री, रेवा और नामोदास। ठीक है। फिर चंबल कहां से उद्गमित होती है? महू जानापाबा पहाड़ी इंदौर से होती है। समापन यमुना नदी में। कहां पर मिलती है? इटावा में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। लंबाई है 965 किलोमीटर। प्रमुख सहायक नदियां हैं बनास, पार्वती, काली सिंध, सिवना, छिप्रा, कुनो। और दोस्तों बिहार का निर्माण करने वाली नदी है। अन्य नाम बात करें हम चंबल के तो कामधेनु, चरमावती और नित्यवाहिनी है। फिर दोस्तों सोन नदी अमरकंटक, अनूपपुर, मैकाल हिल्स से निकलती है। कहां पर गिरती है? बिहार में गिरती है। किस में गिरती है? गंगा में गिरती है, दीनापुर पहाड़ी, पटना में। लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर है, तभी तो वहां तक पहुंच पाई। प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? जोहिला, रिहंद, गोपद, कोयल। कोयल याद रख लेना, बाकी 3 आपको याद होंगे। और दोस्तों प्राचीन काल में सोन नदी को नंद नदी के नाम से जानते थे। लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर। ठीक है। फिर बात करते हैं ताप्ती नदी की। उद्गम बैतूल के मुल्ताई से। समापन खंबात खाड़ी गुजरात में।
लंबाई 724 किलोमीटर। सहायक नदियां गिरना, बोरी, पंजरा, अमरावती, अरुणावती, पूर्णा और शिवा। पूर्णा से प्रश्न पूछा जा चुका है फिलहाल, पिछले बार जो 23 में एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स। फिर विशेष तथ्य की बात करें तो ताप्ती नदी के किनारे बुरहानपुर, भुसावल और सूरत शहर स्थित हैं। फिर बारी आती है बेतवा नदी की। तो दोस्तों बेतवा कहाँ से उद्गमित होती है? कुमरा गांव रायसेन से बनती है या उद्गमित होती है, यमुना में मिल जाती है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में। 590 किलोमीटर लंबाई है, मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे लंबी नदी है। बीना, धसान, जामनी इसकी सहायक नदियां हैं और इसे बुंदेलखंड की गंगा कहते हैं। किसे कहते हैं? बेतवा को कहते हैं। फिर दोस्तों माही नदी की बारी आती है। मिंडा गांव धार से उद्गम होता है, खंबात खाड़ी गुजरात में गिरती है। 583 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और दोस्तों माही की सहायक नदियां हैं सोम, चाप, अनाज, चाखम, मोरेन और इसे हम कहते हैं आदिवासी गंगा। किसे कहते हैं? माही नदी को कहते हैं। ठीक है। फिर बेनगंगा नदी, मुंडारा गांव सिवनी से इसका उद्गम होता है, गोदावरी महाराष्ट्र में मिल जाती है। 569 किलोमीटर लंबाई है। पेंच, वारधा, कानन, प्राणहिता इसके संबंधित सहायक नदियां हैं। प्राणहिता में तो दोस्तों बेनगंगा और वारधा मिलती है, तो यहाँ पर ये सही सा प्रतीत नहीं होता। पर दोस्तों बेनगंगा और वारधा के संगम को प्राणहिता के नाम से जानते हैं। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि प्राणहिता मिलती होगी इसमें आके, तो फिर हम इसको बोल देते होंगे। तो लॉजिक बन सकता है, बाकी फिर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। वारधा नदी कालीभीत पहाड़ी, वर्धन शिखर, बैतूल से उद्गमित होती है और बैनगंगा में प्राणहिता महाराष्ट्र में मिल जाती है। लंबाई है 525 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं पेनगंगा, मधु और बोमबाला। दोस्तों महाराष्ट्र के सेवाग्राम, पवनार आश्रम वारधा नदी के किनारे स्थित है। फिर बारी आती है सिंध नदी की। तो दोस्तों लटेरी तहसील विदिशा से उद्गमित होती है, यमुना में मिलती है, जालौन उत्तर प्रदेश में। लंबाई है 470 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं कुमारी, माउर, पाहुज, चौपन। दोस्तों सिंध नदी गुना और अशोकनगर जिले की मध्य सीमा बनाती है, ये भी ध्यान रख लें। फिर बारी आती है केन नदी की। अहरगांव, कैमूर हिल, कटनी से निकलती है। यमुना नदी में मिलती है कहाँ पर? बाना उत्तर प्रदेश में। 427 किलोमीटर लंबाई है। उर्मिल, चंद्राबल, मिडसन, सोनार, गुदेन इसकी सहायक नदियां हैं। और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने केन नदी को सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया है। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी क्यों पढ़ रहा हूँ? सारे तथ्यों को हम पहले विस्तार में कवर कर चुके हैं, सिर्फ हम रिवीजन के लिहाज से फिर से देख रहे हैं। इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जल्दी जल्दी आपकी आंखों के सामने से सारे तथ्यों को एक बार गुजारने का प्रयास किया जा रहा है। अब बात करते हैं पेंच नदी की। कहाँ से उद्गमित होती है? जुन्नारदेव, छिंदवाड़ा से उद्गमित होती है और कान्हा नदी महाराष्ट्र में मिल जाती है। इसकी लंबाई है 197 किलोमीटर। और सहायक नदियों की बात करें तो कुल, बेहरा और बोदरी इसकी सहायक नदियां हैं। दा जंगल बुक के मोगली का गांव आमोदगढ़ पेंच नदी के किनारे स्थित है। इस तथ्य को आप ध्यान रख सकते हैं, हालांकि चर्चा में शामिल कर लिया गया है। छिप्रा की बात करें तो दोस्तों काकड़ी वर्डी पहाड़ी इंदौर से उद्गमित होती है। चंबल नदी मंदसौर में मिल जाती है। लंबाई है 195 किलोमीटर। खान, गंभीरी और सरस्वती इसकी सहायक नदियां हैं। छिप्रा को हम कहते हैं मालवा की गंगा, ध्यान रखना है आपको इस चीज को। फिर बारी आती है तवा नदी की। दोस्तों महादेव हिल्स, जिला होशंगाबाद से इसका उद्गम होता है। नर्मदा में मिलती है। कहाँ मिलती है? बंदरभान में, जो कि है नर्मदापुरम के, ये नर्मदापुरम में स्थित है। लंबाई कितनी है तवा की? 172 किलोमीटर है। और सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो सहायक नदियां हैं देनवा, मालिनी, माचना और सुख तवा। एक चीज और ध्यान रखनी है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी है तवा नदी। फिर बारी आती है टोंस नदी की। टोंस को हम तमस भी कहते हैं। जुकेरी गांव मेहर में इसका उद्गम स्थल है और गंगा नदी में मिलती है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। लंबाई कितनी है दोस्तों? 265 किलोमीटर है। फिर बात करें सहायक नदियों की तो बीहड़, महान और बेलन इसकी सहायक नदियां हैं। पूर्वा जलप्रपात किस नदी पर है? टोंस या तमस नदी पर स्थित है। उम्मीद है सारी चीजें एकदम क्लियर होंगी दोस्तों। नोट पॉइंट लिखा है तवा नदी के बारे में कि इसका वास्तविक उद्गम दोस्तों चेकर ठारी महादेव हिल छिंदवाड़ा है, लेकिन आयोग नहीं मानेगा। इस प्रकार से आपको दी हुई है चीजें, तो आप देख सकते हैं। आपको विवेक का उपयोग करना है कि महादेव हिल्स होशंगाबाद आंसर करना है या फिर चेरक ठारी महादेव हिल्स छिंदवाड़ा आंसर करना है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको अपने विवेक का उपयोग करना है। तो इस प्रकार दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि दूसरे भाग में हम नदियों को पूरी तरीके से कवर करेंगे, तो मैंने उस चीज़ को किया। यदि आपको वीडियो से बेनिफिट होता है, किसी भी प्रकार से सहायता प्राप्त होती है, तो आपको अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक हमारे इस वीडियो को शेयर करना है, अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को लाइक करना है, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें।
बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस या जो भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं वो उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और दोस्तों हमारा भी एक टेलीग्राम चैनल है जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वहां पर भी काफ़ी सारा कंटेंट हम पोस्ट करते रहते हैं, तो वहां से आप वो कंटेंट का बेनिफिट भी ले सकते हैं। ठीक, तो करना क्या है, आपको बने रहना है, मेरे साथ लगातार मेहनत करनी है, तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।